औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 2 जॉब के हवाले से, जो सेकंड स्कूल टीचर के हवाले से मैंने लेक्चर नंबर 1 अपलोड किया था, इसी के साथ रिलेटेड लेक्चर नंबर 2 है। तो आज इसमें हम फंक्शंस और ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। हमने सेट्स को डिफ़ाइन किया हुआ है, उसमें डेफिनेशंस पढ़ी थी। तो आज हम ऑपरेशंस ऑन सेट और फंक्शंस को थोड़ा सा इसमें डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन जो है वो है आपके पास यूनियन। तो यूनियन क्या होता है? यूनियन ऑन अ सेट, मिसाल के तौर पे पहला हम जो है ना वो यूनियन पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसका पढ़ेंगे, सेकंड में इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। पहले हम इन दोनों को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि यूनियन का मतलब क्या होता है। कि यूनियन का मतलब होता है कि आप दो सेट्स को कंबाइन कर लेते हैं, मतलब मिला देते हैं, ठीक है। तो उसको हम यूनियन कहते हैं। और इसकी निशानी सिर्फ याद कर लें कि यूनियन की निशानी ये है। मिसाल के तौर पे आपके पास सेट्स जो मिले हुए हैं वो एक है 1 2 3, और दूसरा आपके पास सेट जो मिला हुआ है वो है आपके पास 2 3 4। तो जब आप इसका ए यूनियन बी करेंगे तो आपके पास ये जो आंसर आएगा वो उसमें क्या आएगा कि इन दोनों सेट्स को मिला देंगे, लेकिन तरतीब के साथ। और दो एलिमेंट्स एक साथ नहीं आ सकते, आपको पता है। जैसे 2 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम एक दफ़ा ही रखेंगे इसको। मिसाल 1 2 3 और ये 4, तो ये ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। इसी के साथ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इसकी निशानी क्या है इंटरसेक्शन की, ये निशानी है। तो इसमें हम क्या रखते हैं कि कॉमन एलिमेंट्स रखते हैं। हमारे पास जितने भी दोनों एलिमेंट्स सेट्स में एलिमेंट्स क्या होंगे, कॉमन होंगे, तो फिर इंटरसेक्शन। जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी इसी सेट का कर लेते हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का जवाब क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों में जो कॉमन होंगे वो 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, तो फिर इसका मतलब ये इंटरसेक्शन का आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद फिर हमारे पास क्या है कि डिफरेंस है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को कैसे लिखते हैं, ए डिफरेंस बी लिखते हैं। याद कर लें कि ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए दोनों का जवाब बराबर नहीं आएगा। आप अगर इसकी बात कर लें कि ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, तो याद कर लें इन दोनों का जवाब सेम आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, जवाब क्या आएगा इनका सेम आएगा। लेकिन डिफरेंस में याद कर लें कि इनका जवाब बराबर नहीं आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम ए डिफरेंस बी इनका ही कर लेते हैं। तो ए डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है कि सबसे पहला सेट, सबसे पहले जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो हम काट देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 2 3 यहाँ से, 2 3 यहाँ से काट देते हैं। बाकी सिर्फ शुरू में ए लिखा हुआ है, तो सिर्फ जो ए सेट में बचेंगे हम वो लिखेंगे, ठीक है। ए सेट में क्या बच रहा है आपके पास, 1 बच रहा है, तो ये ए डिफरेंस बी का जवाब है। और इसी तरीके से बी डिफरेंस ए करेंगे तो एक जैसे एलिमेंट्स ऑलरेडी काट दिए हैं, लेकिन बी में जो बचेंगे फिर हम वो लिखेंगे। जो पहला सेट लिखा हुआ होगा जो उसमें बचेंगे, सिर्फ हम याद कर लें उसमें एलिमेंट वही लिखेंगे। मिसाल 4 इसमें बच रहा है, तो देख लें कि इनका जवाब बराबर नहीं आ रहा, इसको हम कह रहे हैं डिफरेंस। अच्छा, सिमेट्रिक डिफरेंस की निशानी क्या है, ट्राइंगल की तरह, ये इस निशानी को सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम ए हमारे पास सेम सेट मिले हुए हैं 1 2 3 4, और बी हमारे पास एक सेट मिला हुआ है, उसमें मिला हुआ है 2 3 4 5 मिला हुआ है, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब याद कर लें कि सिमेट्रिक डिफरेंस वो ऑपरेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक चीज़ से काट के, मिसाल ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कर रहे हैं, तो इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 2 3 4 2 3 4। अब इसमें डिफरेंस में और इसमें फ़र्क है कि डिफरेंस में जो पहले सेट में बचते हैं हम वो रखते हैं, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है कि दोनों में जो बचेंगे हम वो रखेंगे। इसमें 1 बच रहा है और इसमें 5 बच रहा है, तो हम यहाँ पे 1 5 रखेंगे। तो ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का जवाब आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा अगला क्या है कि कॉम्प्लीमेंट है, उसको देख लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए याद कर लें कि आपके पास एक सेट मिला हुआ होगा, दूसरा यूनिवर्सल सेट इसमें लास्ट में मिला हुआ होगा। पहले जो ना लेक्चर में रिकॉर्ड करके आए हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए याद कर लें कि हमेशा यूनिवर्सल हमारे पास गिवन होगा। तो मिसाल के तौर पे अब हम फार्मूले बनेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, मिसाल ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो याद कर लें सबसे पहले हम यूनिवर्सल रखेंगे और फिर डिफरेंस की निशानी देकर ये सेम सेट ए रखेंगे। मिसाल के तौर पे बी कॉम्प्लीमेंट कह रहा है फाइंड करें, तो बी कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला याद कर लें, कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल पहले रखेंगे और उसके बाद सेम सेट रखेंगे कॉम्प्लीमेंट के बगैर।
तो इसी तरीके से ये फार्मूले बनते जाएंगे। मिसाल के तौर पे जेड कॉम्प्लीमेंट है तो पहले यूनिवर्सल और फिर डिफरेंस हम जेड ये लगाएंगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है। अच्छा, अगर हमारे पास सेट मिला हुआ है, एक ए मिला हुआ है 1 3 5 मिला हुआ है, और दूसरा हमारे पास एक सेट मिला हुआ है यूनिवर्सल। याद कर लें कि कॉम्प्लीमेंट जब भी हमने फाइंड करना होगा तो यूनिवर्सल लाजमी मिला हुआ होगा, ठीक है। हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट जैसे का मैंने बताया कि पहले यूनिवर्सल रखेंगे, ठीक है। तो पहले यूनिवर्सल हम कौन सा रखते हैं, 1 2 3 4 5 रखते हैं, और फिर डिफरेंस देकर 5, 6 भी है सॉरी, और फिर एक एलिमेंट 1 3 5। तो 1 3 5 डिफरेंस में आप हम पढ़ के आएंगे एक जैसे काट देंगे, बाकी 2 4 6 बचेंगे। तो 2 4 और 6 जो है वो क्या है आपके पास, इसका आंसर कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, ठीक है। आप याद कर लें कि कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल पहले रखते हैं, फिर डिफरेंस कर लेते हैं, वही सेट, ये याद कर लें। इसी के साथ फिर अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, इसी को डिफाइन कर लेते हैं कि जब दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो तो फिर कैसे करेंगे। हम याद कर लें कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट कह रहा है और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कह रहा है, तो सबसे पहले आप याद कर लें कि ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों के जवाब को क्या करेंगे हम, ये यूनियन करेंगे। मिसाल के तौर पे ए सेट ये है और बी सेट में यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक सवाल करवा देता हूँ आपको, 2 4 है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया है, अब हम क्या करेंगे कि बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे, और बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब मैं डायरेक्ट यहाँ से आंसर अगर निकाल लूँ तो बी के एलिमेंट्स यूनिवर्सल में से काट देंगे, 2 4 काट देंगे, बाकी 1 3 5 6 बच रहा है इसमें, ठीक है। 1 3 5 और 6 बच रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट का जवाब हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इन सब के आंसर को क्या करेंगे, हम यूनियन करेंगे। यूनियन हम कैसे करेंगे कि इसका जवाब और इसका जवाब हम यूनियन में कैसे रखेंगे, तरतीब में रखते हैं बिल्कुल, ठीक है। अभी पढ़ के आए कि 1 फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, 4 5 और 6 रखेंगे, तो ये आपका जवाब हो गया। इसी तरीके से इंटरसेक्शन भी ऐसे ही फाइंड करेंगे। लेकिन जब याद कर लें कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, तो ये आप याद कर लें कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, यूनिवर्सल पहले डिफरेंस देकर फिर ए यूनियन बी रखेंगे। इसमें और इसमें क्या है कि इसका कॉम्प्लीमेंट अलग फाइंड करते हैं और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे बाद में, पहले ए यूनियन बी करेंगे और फिर यूनिवर्सल में से इसका जवाब काट देंगे। ये याद कर लें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसका जवाब लिख देता हूँ, पहले ए यूनियन बी कर लेते हैं, ठीक है इसका। तो ए यूनियन बी, इसका जवाब क्या आ जाएगा, ए और बी को अगर एक साथ लिख लें तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 तक जवाब आ गया। अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो होल कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसका जवाब यूनिवर्सल में से आप काट दें, तो 1 2 3 4 5 तक काट दें, बाकी जवाब क्या बच रहा है आपके पास, 6 बच रहा है। तो देखें इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है, याद आप ध्यान से कर लेना, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है। अच्छा, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी जिसको कहते हैं। इसमें भी याद कर लें कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का जवाब बराबर नहीं आएगा, ठीक है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में हम क्या करते हैं, याद कर लें कि हम यहाँ पे पेयर्स बनाते हैं। ए क्रॉस बी का अगर पेयर बनाए और बी क्रॉस ए का, तो ए हमारे पास एक सेट मिला हुआ है, मिसाल ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 1 2 मिला हुआ है और बी सेट जो है उसके साथ मिले हुए हैं ए बी। तो याद कर लें इन दोनों में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इसमें 2 हैं तो इसमें 2 हैं, तो 2 2 जा कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो टोटल आप याद कर लें ए क्रॉस बी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। कैसे बनेंगे, अच्छा अब इसमें हम क्या करते हैं कि रिलेशंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले ये 1 का, ठीक है, 1 का फिर ए के साथ एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे, और फिर 1 का बी के साथ, फिर इसी के साथ 2 का ए के साथ बनाएंगे, और फिर 2 का बी के साथ बनाएंगे। तो इसको हम कहते हैं ए क्रॉस बी, याद कर लें, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स होंगे बस उनको आप ज़रब कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने बनेंगे। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो यहाँ तक हमने जो इसके तकरीबन जो ऑपरेशन सेट में थे वो हमने डिफ़ाइन कर लिए हैं। अगला हमारा टॉपिक जो होगा कुछ अलग है। अच्छा, तो अब हमारे पास डी मॉर्गन लॉज हैं। ये सिर्फ आप समझ जाएं कि 2 इसके लॉज होते हैं। एक ये होता है कि ए यूनियन बी अगर कर लें होल कॉम्प्लीमेंट, तो याद कर लें ये जो बराबर आएगा वो आएगा ए के कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट अलग से, लेकिन यूनियन का इंटरसेक्शन में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का जवाब बराबर आएगा। तो 2 रूल्स हैं डी मॉर्गन के। पहला ये है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट अलग, लेकिन इनकी निशानी चेंज हो जाएगी। इसी के साथ इसका सेकंड लॉ है वो इंटरसेक्शन का है।
जब ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट अलग से आएगा लेकिन यूनियन में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं ये डी मॉर्गन लॉज, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चल रहे हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो हमारे पास हैं फंक्शंस। तो अब यहाँ पे हम सिंपल सीखेंगे कि फ़ंक्शन क्या होता है। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट लेंगे बस, और कुछ भी नहीं करेंगे। तो फंक्शन के लिए याद कर लें कि फ़ंक्शन क्या होता है, एक मैपिंग होती है। मैपिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास ए सेट मिला हुआ है, मिसाल उसमें 1 2 है, ठीक है, और इसमें जो हमारे पास हैं ए बी सी एलिमेंट्स हैं बी सेट में, तो फंक्शन का मतलब होता है सिंपल मैपिंग है। अगर इसका इसके साथ मैप कर लें, इसका इसके साथ मैप कर ले तो इसमें आपके पास ऑर्डर पेयर बनेंगे। ऑर्डर पेयर को क्या कहते हैं कि हमने पिछले फंक्शन में सॉरी ए क्रॉस बी में पढ़ा था, लेकिन इसका फंक्शन जो बनेगा अब क्या बन जाएगा, ये है आपके पास 1 का ए, ठीक है, 1 का ए के साथ फिर 2 का बी के साथ, ये आप याद कर लें, इसको फंक्शन सिंपल कहेंगे। लेकिन अब ये फर्स्ट जो एलिमेंट होते हैं ये 1 और 2, ये अगर 1 और 2 हैं तो ये याद कर लें कि फर्स्ट एलिमेंट जो भी ऑर्डर पेयर के होते हैं उसको हम कहते हैं डोमेन, ठीक है। और इसी के साथ जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं, मिसाल हमारे पास ए और बी जो हैं उसको हम कहते हैं रेंज। तो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं डोमेन और सेकंड एलिमेंट जो है उसको हम रेंज कहते हैं, ये आप याद कर लें। इसी के साथ हमारे पास क्या है कि इनटू फंक्शन क्या है, कि इनटू फंक्शन का मतलब होता है कि आपके पास इसकी जो रेंज होगी, याद कर लें, रेंज ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन की जो रेंज होगी वो आपके पास क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा बी सेट के। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अच्छा, प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, हम पीछे पढ़ के हैं कि सेट के थोड़ा सा क्या हो, कम हो एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये इसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन। रेंज ऑफ एलिमेंट, रेंज क्या है, ए बी है, और वो प्रॉपर सबसेट किसके हो, बी के। तो बी में कितने ए बी सी हैं, तो देखें कि ये रेंज वाला सेट और ये क्या है आपस में, ये प्रॉपर सबसेट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। इसी के साथ वन वन फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन क्या मतलब होता है कि डायरेक्ट मैपिंग हो। डायरेक्ट मैपिंग का मतलब क्या है कि डिस्टिंक्ट, आप ये याद कर लें कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि जो भी ए सेट में जितने एलिमेंट हों, मिसाल के तौर पे ए सेट ये है और बी सेट ये है, इसमें भी 1 2 है और इसमें आपके पास क्या है, ए बी है, तो इसके हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे डिफरेंट रेंज होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास 1 1 फंक्शन है। अगर हम यहाँ पे इनटू और 1 1 की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा फंक्शन जिसको इंजेक्टिव भी कहते हैं, जो 1 1 भी होगा और इनटू भी होगा, हम कहेंगे कि बोथ फंक्शंस। बोथ फंक्शंस का मतलब है कि जो 1 1 भी हो और क्या हो, इनटू भी हो। जैसे मैंने ऊपर वाला ये यहाँ पे लिख लिया है, एक फंक्शन है, तो इसको हम कहते हैं 1 1, लेकिन ये इनटू भी है, सॉरी 1 1 है लेकिन इनटू नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनटू फंक्शन क्या होता है कि रेंज जो हो वो इसकी क्या हो, प्रॉपर सबसेट हो। तो हम यहाँ पे इसका एग्जांपल कैसे बनाएंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे इनटू और 1 1 क्या होता है, जैसे ये है, ठीक है, इसमें डायरेक्ट मैपिंग है, इसका हर एलिमेंट इसके अलग एलिमेंट के साथ मैप किया हुआ है, तो ये फंक्शन इनटू भी और 1 1 भी है, तो दोनों फंक्शन जब हो जाएंगे तो फिर इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। अच्छा, उसके बाद ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऑन टू फंक्शन में याद कर लें कि रेंज, ठीक है, रेंज वो डायरेक्ट क्या हो, वो बी सेट के बराबर हो, तो फिर इसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं, जिसको सरजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए अगर इसकी रेंज बनाए तो रेंज इसमें क्या है, ए बी है और वो बी सेट के बराबर है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ऑन टू फंक्शन, जिसको हम कहेंगे कि सरजेक्टिव फंक्शन है। मैं यहाँ पे फिर से बना लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, आपके पास ए और बी सेट हैं, इसमें है 1 2 3 और इसमें क्या है, ए बी सी, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो रेंज आपके पास क्या है, ये बी वाले जो सेट होते हैं वो आप याद कर लें रेंज, और वो बी के बराबर ही है क्योंकि तीनों में मैपिंग हो रही है, ठीक है। उसके साथ 1 1 ऑन टू का मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन, ये ऐसा फंक्शन होता है जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक सेट बना लेते हैं फिर से अच्छी तरीके से, मिसाल इसमें है 1 2 3 और ये आपके पास क्या है, बी में ए बी सी, तो इसका इसके साथ मैप करते हैं। चलो इसका इसके साथ मैपिंग कर लेते हैं, इसका इसके साथ। तो ये याद कर लें, इस फंक्शन को हम 1 1 भी कहते हैं और ऑन टू भी कहते हैं, मतलब कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि अगर इसकी हम रेंज निकालेंगे तो रेंज में देखें क्या है,
रेंज सेट क्या है कि इनकी जो मैपिंग हो रही है ए बी सी तीनों एलिमेंट्स जो बिजी होते हैं उसको हम कहते हैं वो रेंज है, याद कर लें, ठीक है। तो रेंज इज इक्वल टू बी के, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑन टू भी है और ये 1 1 भी है, ठीक है, इसको हम कहते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन को कि एक सेट, अगर एक रिलेशन मिला हुआ है हमारे पास, एक फंक्शन मिला हुआ है, ठीक है, अगर ए आपके पास है 1 2 और बी अगर आपके पास मिला हुआ है इसमें ए बी सी, ठीक है। अगर फंक्शन इसमें से एक बना हुआ है, आपको कह रहे हैं कि ये आप बताएं कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो फिर आप ये याद कर लें कि फंक्शन को कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। एक फंक्शन ये मिला हुआ है, ठीक है, तो ए और बी सेट भी मिले हुए हैं, तो इसको भी आप नज़र में रखेंगे कि याद कर लें कि फंक्शन जिसमें डोमेन में रिपीटेशन हो उसको फिर आप याद कर लें, ये कभी भी फंक्शन नहीं होगा जिसकी डोमेन में रिपीटेशन हो। जैसे कि डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं 1 2 और फिर से 2, इसका मतलब कि देखें कि इसमें क्या है कि आपके पास एक रिपीटेशन आ रही है, ठीक है, इसमें 2 और इसमें भी 2 है, ठीक है, तो इसमें रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास फंक्शन नहीं होगा, ये आप याद कर लें, ठीक है। चलें, यही सेट मिले हुए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैं दूसरा फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है। चलें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 1 कामा ए और 2 कामा बी लिखे हुए हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि चलें ठीक है 1 कामा 2 लिखा है, 1 कामा ए लिखा है, 2 कामा बी लिखा है, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो फिर आप ये याद कर लें कि अब देखें कि इसमें डोमेन में रिपीटेशन नहीं है, तो फिर ये आपका फंक्शन होगा, लेकिन ये याद कर लें कि यहाँ से आपके पास ये जो डोमेन एलिमेंट्स हैं वो फिर ए सेट के बराबर होने चाहिए। जैसे कि मैं अगर डोमेन की बात कर लेता हूँ, तो डोमेन आपके पास क्या है 1 कामा 2 है, और डोमेन फिर सेट ए के बराबर होगा तो ये फंक्शन होगा। इसका मतलब ये कि फंक्शन है। मैं अगर ये बना लेता हूँ एक फंक्शन है, ठीक है, मैं इनकी मैपिंग बना लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से 1 कामा ए, ठीक है, मैं यहाँ क्लोज कर लेता हूँ। तो ये आप देखेंगे डोमेन में भी रिपीटेशन नहीं है और रेंज में रिपीटेशन नहीं है, तो ये फंक्शन होगा। हम चेक कर लेते हैं कि दो कंडीशन है फंक्शन की, कि डोमेन वो ए सेट के बराबर हो और डोमेन में रिपीटेशन ना हो। रिपीटेशन डोमेन की वो याद कर ले कि नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि डोमेन क्या ए के बराबर है, डोमेन का मतलब 1 है, तो ये देखें कि 1 जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू ए सेट के बराबर नहीं है, तो आप ये याद कर लें कि ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। फंक्शन के लिए दो कंडीशंस याद कर लें कि फंक्शन के डोमेन के जितने एलिमेंट्स हैं वो ए सेट के बराबर होने चाहिए, और उसके साथ सेकंड कंडीशन क्या है कि डोमेन में रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। रेंज में रिपीटेशन चल जाएगी, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे रख लेता हूँ, फंक्शन एक बना लेता हूँ 1 कामा ए और 2 कामा ए रख लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये फंक्शन है कि नहीं है। देखें कि डोमेन आपका क्या है 1 2 है, वो ए सेट के बराबर हो जाएगा, सही है। और उसके बाद फिर ये इस रेंज को भले आप छोड़ दें कि रेंज में रिपीटेशन हो सकती है लेकिन डोमेन में नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास क्या है कि ये आपके पास ये एक फंक्शन है इस सेट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो है ना फंक्शंस पढ़ लिए हैं। तो फंक्शन के बाद हम अगले जो है ना हमारे वीडियो में इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में जो रिकॉर्ड करेंगे वो बहुत ही अहम टॉपिक है जो कि एसएसटी के हिसाब से होगा। तो याद कर लें कि मैं यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स क्लियर करवा रहा हूँ वो एसएसटी के हिसाब से बहुत अहम अहम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही, क्योंकि हमारे पास टॉपिक्स बहुत सारे हैं, हमें टाइम थोड़ा कम है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी में कुछ टॉपिक्स को क्लियर कर देता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।